दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम एक और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि केमिकल काइनेटिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं या फिर केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो, थर्मोडायनेमिक्स आप पहले ही पढ़ चुके होंगे शायद कहीं ना कहीं। केमिकल काइनेटिक्स भी आप पहले 11th या 12th क्लास में, आई थिंक 12th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे पहले ही। तो काइनेटिक्स में कोई ज़्यादा कुछ एडवांस है नहीं ग्रेजुएशन के अंदर, बस कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाएंगे। बेसिक जो रहेगा वो सेम रहता है केमिकल काइनेटिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है, ये तीन चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। कौन सी? जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, दूसरा किससे? दूसरा वो डील करती है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट। तीसरा वो डील करती है मैकेनिज्म। केमिकल काइनेटिक्स में आप केवल और केवल तीन चीजें पढ़ने वाले हो। पहली कौन सी? रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन। दूसरा कौन सा? फैक्टर जिनके ऊपर रेट डिपेंड करता है। तीसरा कौन सा? मैकेनिज्म क्या रहा होगा रिएक्शन का। ये तीन ही चीजें हम पूरी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इन तीनों ही सवालों के जवाब थर्मोडायनेमिक्स के पास नहीं थे। जब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा गया और जब हम रेट की बात करने लगे, जब हम ये बात करने लगे कि भाई कुछ रिएक्शन जो हो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाती हैं, ठीक है, तो इस सवाल का जवाब थर्मोडायनेमिक्स के पास नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स आपको इतना बताती है कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, मतलब कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसकी स्पीड क्या रहने वाली है, उसका मैकेनिज्म क्या रहने वाला है, कौन से फैक्टर्स उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, कौन से फैक्टर उसके रेट को या स्पीड को घटा देते हैं। इनके बारे में थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी आपको एक्सप्लेन या फिर डिटेल वर्जन इस चीज़ का कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। ये सब आपको कौन प्रोवाइड करता है? केमिकल काइनेटिक्स ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, सबसे पहला पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन से डील करती है। दूसरा कौन सा? फैक्टर जिनके ऊपर रेट डिपेंड करता है। और तीसरा कौन सा? मैकेनिज्म जिसके थ्रू रिएक्शन जो है वो क्या करती है? प्रोसीड करती है। ये तीनों ही बातें बताती है कौन? आपको केमिकल काइनेटिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखिए जरा यहाँ पर, उसके बाद अब किसी रिएक्शन का रेट कितना होगा, या फिर मैं ये कहूं कोई रिएक्शन कितना समय ले रही है पूरा होने में। क्या वो पलक झपकते ही पूरी हो जा रही है, मतलब क्या वो बहुत कम टाइम में पूरी हो रही है, या फिर वो सालों साल चलती चली जा रही है। इसके आधार पर डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन, या फिर मैं कहूं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट, इसके आधार पर तीन तरीके की रिएक्शंस को डिफाइन किया गया है। पहली वो रिएक्शन जो फास्ट होती है, मतलब जो बहुत जल्दी प्रोसीड कर जाती है। जैसे ही आपने रिएक्टेंट को मिक्स कर दिया और रिएक्शन ने क्या कर दिया? आपको प्रोडक्ट दे दिया। आपको रिएक्टेंट मिक्स होते हुए भी दिखाई नहीं दिए और आपको सीधा क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। ऐसी रिएक्शंस को बहुत फास्ट रिएक्शंस कहा जाता है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ऐसी रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं और इनका नाम दिया जाता है फास्ट रिएक्शंस। ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जो सालों साल ले लेती हैं पूरा होने में। उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है, लोहे के आयरन का रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो स्लो रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो ना तो पलक झपकते ही हो जाती, मतलब ना तो जो बहुत कम समय में होती और ना वो बहुत ज्यादा समय लेती हैं। ऐसी रिएक्शंस को मॉडरेट रिएक्शंस कहा जाता है। और हम केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शंस पढ़ते हैं वो आपकी मॉडरेट रिएक्शंस ही होती हैं। आइए एक बार इनको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तीन तरह की रिएक्शन होती हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड रेट वी हैव थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन। स्पीड या रेट के आधार पर, या फिर मैं कहूँ टाइम के आधार पर, हमारे पास तीन तरह की रिएक्शन होती हैं। पहला कौन सा? फास्ट रिएक्शन। पहली रिएक्शन होती है कौन सी? पहली होती है हमारे पास फास्ट रिएक्शंस। फर्स्ट वी हैव फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, विच टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। एक ही इंस्टेंट में क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। हाँ, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, शायद ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन में इनको डिटेल में पढ़ा जाता है। और इन रिएक्शंस की स्टडी के लिए काइनेटिक्स में स्पेशल टेक्निक्स को यूज किया जाता है। इन रिएक्शंस की स्टडी के लिए काइनेटिक्स में स्पेशल टेक्निक को यूज किया जाता है। जनरली ये रिएक्शन कौन सी होती हैं? जनरली अगर मैं कहूं यहां पर, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं यहां पर एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल तो यहां पर दिया हुआ है AgNO3 का NaCl के साथ जो रिएक्शन होता है, जिसमें AgCl और NaNO3 बनता है।
ठीक है, ये जो रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन का उदाहरण है और जनरली एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शंस का एग्जाम्पल होती है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इस तरह की रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल रहती है, एक ब्रॉड वे में आप कह सकते हो। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे वो NaCl और चाहे वो आपका HCl हो या फिर NaOH हो, इनकी भी अगर आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। अब दूसरा आता है स्लो रिएक्शन। भाई ऐसी रिएक्शन जो एकदम से पूरी नहीं होती, जो बहुत समय लेती हैं पूरा होने में, विच आर एक्सट्रीमली स्लो। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर एग्जाम्पल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब H2 और O2 का जुड़ना नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लगभग इम्पॉसिबल होता है, बहुत साल ले लेता है ये प्रोसेस पूरी होने के लिए। तो ये भी स्लो रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, टेक ईयर्स टू कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो मेजरेबल स्पीड्स के ऊपर होती है, मतलब जिनका हम रेट मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम स्पीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, आइडेंटिफाई तो इनको भी कर सकते हैं, पर जिनको हम नॉर्मल मेथड से ही स्टडी कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन। हालांकि जब मैं आगे आपको हाफ लाइफ पढ़ा दूंगा और आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको ये चीज़ें मैं बिल्कुल स्पेसिफाई करूंगा कि किसको फास्ट कहा जाता है। कोई इतने समय में हो जाएगी तो फास्ट होगी, बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है भाई इतने टाइम में होगी तो फास्ट, इससे कम में हुई, इससे ज़्यादा में हुई तो स्लो, और इस रेंज में हुई तो मॉडरेट कहा जाएगा। वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन वो आपके स्कोप से बाहर की बात है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है NH4NO2 का। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल दिया है, जिसका डिकम्पोजिशन करवाया है, जिसमें आपका क्या बना है 2H2O + N2 बना है, 2H2O + N2 बना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का की रिएक्शन करवाई हुई है, जिसमें आपका पानी और 1O2 बना है, पानी और क्या बना है, ऑक्सीजन बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिकली बताया केमिकल काइनेटिक्स क्या करते हैं। बेसिकली 3 ही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। पहला, रिएक्शन का रेट, दूसरा किन फैक्टर्स पर रेट डिपेंड करता है, तीसरा कौन सा मैकेनिज्म क्या रहा होगा। ठीक है, जो पहला रेट वाला हिस्सा है, रेट क्या होता है, रेट में क्या क्या बेसिक टर्म्स होती हैं, इसके ऊपर हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो चलेंगी, जैसे जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स हो गई, फर्स्ट की हो गई, सेकंड की हो गई, थर्ड की होगी, ये सब चलेगा। फैक्टर अफेक्टिंग में क्या आ जाएगा, जैसे कि टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, कैटलिस्ट कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन लिखा हुआ है, तीसरा क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म क्या रहने वाला है। तो मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, जब कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है तो बहुत सारे स्टेप से होकर जाती है, तो उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। तो उस मैकेनिज्म को कैसे काइनेटिक्स के थ्रू पढ़ा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, अगर आप BSc करने वाले विद्यार्थी हैं, BSc अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर ये जो दिए गए कोर्सेज हैं ये अवेलेबल हैं। आप कंप्लीट BSc का आपके सेमेस्टर का कोर्स विज्ञान वृक्ष ऐप से बाय कर सकते हो। विज्ञान वृक्ष से ऐप से आपको पूरा का पूरा कोर्स आपका मिल जाएगा। कंप्लीट BSc केमिस्ट्री का सिलेबस आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप मास्टर्स करने की सोच रहे हो तो CUET PG का कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप IIT से MSc करने की तैयारी कर रहे हो तो IIT JAM का भी हमारे पास जो है वो कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये दोनों ही कोर्स आपके 2 ईयर और 1 ईयर प्रोग्राम के थ्रू अवेलेबल हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप MSc कर रहे हो और मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए हमारे पास CSIR NET और IIT गेट के कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। गेट के थ्रू आपको सीधी PSUs में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे कि ONGC, इंडियन ऑयल, इनमें आपको सीधी जॉब मिलती है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर लेवल की जॉब होती है। या फिर आप IIT से MTech कर सकते हो, या फिर आपको PhD के दौरान फेलोशिप भी मिल सकती है। ठीक है, CSIR NET के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर आप PhD के दौरान फेलोशिप भी हासिल करते हो। ठीक है, ये सारे ही एग्जाम के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हाँ, जो आपके सेमेस्टर का कोर्स है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर ही अवेलेबल है। आप इतने अमाउंट में आपका कोर्स अवेलेबल है, इतना तो आप एक वीक में खर्च कर देते होगे पैसा। आप ज़रूर इस कोर्स को बाय करिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस कोर्स से मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस कोर्स से ले सको, ऐसी हमारी इच्छा है। इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक कोर्स निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। विज्ञान वृक्ष ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले से या फिर ऐप स्टोर से, दोनों ही जगह ऐप जो है वो अवेलेबल है। ठीक है,
चलिए जी आगे मूव करते हैं। हाँ जी, यहां पर पहली जो टर्म है, बेसिक जो टर्म लिखी गई है, वो लिखी गई है रेट ऑफ ए रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ ए रिएक्शन कुछ नहीं होता, किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट चेंज इन टाइम, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस विद चेंज इन टाइम। ठीक है, यही लिखा हुआ है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑल्सो नोन एज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के दो नाम और होते हैं, कौन सा? एक होता है स्पीड और दूसरा होता है वेलोसिटी। कभी कभी एग्जामिनर वेलोसिटी यूज कर देता है, कभी कभी स्पीड भी यूज कर देता है, तो ये दोनों का मतलब रेट ही होता है। लिखता है द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बेसिकली रेट क्या है? बेसिकली रेट है, अगर मैं रेट को कहूं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यही रेट है आपका। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन जो चेंज है, ये जो डेल्टा कंसंट्रेशन है, ये आपका रिएक्टेंट के लिए हो सकता है। ये जो कंसंट्रेशन में चेंज है, ये आपका रिएक्टेंट के लिए हो सकता है। ठीक है, या फिर इसमें क्या हो सकते हैं, या फिर इसमें प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज समय के चेंज के साथ लिख लीजिएगा, उनकी रेशो निकाल लीजिएगा, या फिर आप यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम लिख दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट देखने को मिल जाएगा। इन जनरली हम ऐसा लिख दिया करते हैं, R इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय dt। सही है। और यहां पर आगे आपको बता रहा है एज रेट ऑफ ए रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, सो वी कंसिडर। जैसा कि हमें पता है कि भाई जो रिएक्शन का रेट है वो पूरी रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भाई रिएक्टेंट घट रहे हैं ना समय के साथ, रेट कांस्टेंट कैसे रह सकता है ना? तो रेट कांस्टेंट तो रहने वाला है नहीं। अब हम यहां पर, मैं एक बार इसको दोबारा लिख देता हूं, इसको दोबारा मेंशन कर देंगे। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है, जैसा कि हमें पता है कि जो रिएक्शन का रेट है ना, वो पूरी रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। तो फिर क्या सर बदलता रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट घटते चले जाते हैं, समय बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे रेट भी बदलता चला जाता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट क्या कहता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आया है, एक छोटे से टाइम इंटरवल में, छोटे से इंस्टेंट में किसी रिएक्शन के रेट में कितना चेंज आया है, उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। यहां पर लिखा जाता है रेट इज इक्वल टू डी, यहां पर कंसंट्रेशन और यहां पर क्या, डी टाइम लिखते हैं। मैं x यहां पर रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो यहां पर मैं लिखता हूं इस तरीके से। अब नीचे लिख रहा है कि भाई जो यूनिट होंगी वो होंगी या तो ATM पर सेकंड या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड। क्यों होंगी? अब हो सकता है रिएक्टेंट क्या हो, गैसियस हो। अगर गैसियस होगा तो चेंज इन प्रेशर देखा जाएगा। अरे हाँ, अगर गैसेस होगा तो चेंज इन प्रेशर देखा जाएगा। अब यहां पर अगर लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉल्यूशन में है तो कंसंट्रेशन देखी जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और यहां पर क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये क्या बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, ये बनेगा मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर यहां पर क्या ना होता, अगर यहां पर गैसियस रिएक्टेंट होते तो फिर यहां पर क्या आ जाता, प्रेशर। क्योंकि भाई मान लो मैं आपके रिएक्टेंट गैसेस हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस पूरे कंटेनर का प्रेशर भी तो बदल रहा होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और यूनिट क्या होती हैं, यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। ये किसकी डायमेंशन होती हैं, ये डायमेंशन होती हैं रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन की डायमेंशन होती हैं मोल पर लीटर
पर सेकेंड। शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। यहां पर देखिए, लेट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी। यहां से हम कहां जा रहे हैं, सी प्लस डी जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो रेट क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू, यहां पर लिखा जाएगा माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी माइनस डी ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ डी बाई डी टी। ठीक है, और संयोगवश आप जानते हो कि भाई जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो समय के साथ डिक्रीज होती है, हाँ या ना, जानते हैं सर ये तो हम। भाई जो आपने रिएक्टेंट लिया है ना वो टाइम के साथ घटेगा तो सही, जो रिएक्टेंट लिया है ना आपने वो तो समय के साथ घटेगा। इसका मतलब भाई डीए जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज है, मतलब डीए क्या है भाई, A2 माइनस A1 है, तो ये नेगेटिव रहने वाला है, हाँ या ना, सही है। इसी तरीके से जो DB है ये भी रिएक्टेंट है भाई, अगर B2 माइनस B1 लिखूंगा तो B2 तो B1 से छोटा ही रहने वाला है, ये भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर मैं DC की चर्चा करूंगा या फिर D ऑफ D की चर्चा करूंगा तो ये C2 माइनस C1 ये पॉजिटिव रहेगा, और ये D2 माइनस D1 ये भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव और बाहर एक नेगेटिव, सही है, ये नेगेटिव और बाहर एक नेगेटिव, और ये क्या बना, पॉजिटिव बना, ये भी क्या बना, पॉजिटिव बना, ये भी क्या बना, पॉजिटिव, और ये भी क्या बना, पॉजिटिव। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं भाई, रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, चाहे आप उस रेट को रिएक्टेंट की टर्म में लिखो, चाहे आप उस रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। तो यहां एक लाइन लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिएक्शन का जो रेट है वो हमेशा ही क्या रहता है दोस्तों, पॉजिटिव रहता है, ध्यान रखना इस बात को, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अभी तक मैंने यहाँ पर एक एक रिएक्टेंट और एक एक प्रोडक्ट, मतलब 2 रिएक्टेंट ही लिखे थे, दोनों के साथ में कोई भी स्टोइचियोमेट्री या फिर कोई नंबर नहीं लिखा। अगर नंबर आएगा तो क्या होगा, देखिए दोस्तों जरा, अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए सर, देखो ऐसा हो जाए तो मतलब अगर ये कहानी हो A प्लस B टाइम ऑफ B, और यहाँ पर क्या बने C टाइम C प्लस D टाइम क्या बने D। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर कहूंगा रेट इज इक्वल टू -1 बाय A dA बाय dt इज इक्वल टू -1 बाय B dB बाय dt इज इक्वल टू 1 अपॉन C dC बाय dt इज इक्वल टू 1 अपॉन D ऑफ D बाय dt। ऐसा लिखा जाएगा भाई, सही है, ऐसा आपको मेंशन कर देना है। ठीक है भाई, सही है। अब ए बी क्या है, ए क्या है, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए का क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, सी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट सी। ठीक है, और डी क्या है भाई, डी है आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डी, डी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और ध्यान रहे रेट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसलिए बाहर नेगेटिव का साइन लगा दिया गया है, इसलिए बाहर क्या लगा दिया गया है, नेगेटिव का साइन लगा दिया गया है। और ये जो हमने लिखा है, ये क्या है भाई आपके पास, ये आपके पास थ्योरेटिकल रेट है। ये आपके पास कौन सा रेट है,
ये हमने थ्योरेटिकल रेट लिखा है, हमने थ्योरेटिकली बोला है भाई किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा अगर मैं उसको समय के चेंज के साथ डिवाइड कर दूं तो उसको मैं रेट कह दूंगा। अब ये मैंने थ्योरेटिकल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टर्म लिखी हुई हैं, कौन सी टर्म लिखी हुई हैं सर, ये सारी की सारी टर्म कैसी होती हैं, ये जितनी भी टर्म यहाँ पर लिखी गई हैं, ये सब टर्म, ये सारी की सारी टर्म्स कैसी हैं, ऑल दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ये क्या हैं, ये बहुत छोटी क्वांटिटीज हैं। दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जितनी भी टर्म्स यहाँ पर लिखी गई हैं, यहाँ पर मैं अगर दोबारा से लिख के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर जो डीए है, जो डीए है, या फिर आप कहिए जो डीबी है, या फिर आप कहिए जो डीसी है, या फिर डी ऑफ डी है, या फिर डीटी है, all these are very very स्मॉल। ये जो सारे के सारी क्वांटिटीज हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं, स्मॉल क्वांटिटीज हैं। ऑल दीज आर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जैसे कि डीए क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। डीबी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। डीसी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डी। और डीटी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन द टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है भाई, ये ऊपर जितनी भी क्वांटिटी लिखी गई है सारी की सारी स्मॉल क्वांटिटीज लिखी गई हैं। इनको मेजर किया नहीं जा सकता, ये आपको बाद में पता चलेगा जब मैं आपको आगे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, किस फॉर्म में, रेट लॉ के फॉर्म में, या फिर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से आपको जब पढ़ाए जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ पर टर्म लिखी गई हैं ये बहुत छोटी टर्म्स हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो शायद अगर आपको ये सब समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके काम का यही चैनल है, क्योंकि यहीं पर पहली बार भारत में सारा का सारा कंटेंट मिल रहा है। आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी और मास्टर्स से रिलेटेड भी 60 से 70% कंटेंट आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और अगर आप हमारा कंप्लीट बीएससी का कोर्स बाय करना चाहते हैं, या फिर सीयूईटी पीजी और आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीएसआईआर नेट आईआईटी गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कंप्लीट सेमेस्टर का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। सीयूईटी पीजी का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, सीएसआईआर नेट आईआईटी जैम के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, कंप्लीट डाउट फैसिलिटी के साथ, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हमारे पास जो है वो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बहुत सारी नई नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।